तो आप सभी दोस्तों का स्वागत है आपकी अपनी क्लास लर्निंग विद यूट्यूब पर। जैसे कि मैंने आपसे वादा किया था कि बोर्ड एग्जाम आने से पहले पहले मैं आपको साइंस के 10 अनसोल्ड पेपर कराऊंगा। उसी को देखते हुए आज आपके सामने अनसोल्ड पेपर नंबर 30 क्लास लेकर आए हैं। ठीक है, तो शुरुआत करते हैं क्लास की। सबसे पहले कंडीशन देखो क्या दिखा रखी है हमने आपको कि 2025 में जो आपका विज्ञान का पेपर आएगा उसमें ये आपको अपना अनुक्रमांक लिखना होगा पेपर पर और साथ ही आपको अपना नाम लिखना होगा। सारी कंडीशन यहाँ पर लिख रखी हैं, वो मैंने आपको प्रीवियस वीडियो में सारी बता दी है, यानी कि पिछली क्लास के अंदर मैंने सारी बातें आपको बता दी हैं कि साइंस के अंदर दो खंड होते हैं, एक खंड होता है आ, एक खंड होता है बा। खंड आ में जो होते हैं वो बहुविकल्पीय प्रश्न होते हैं और खंड बा में जो होते हैं वो वर्णनात्मक प्रश्न होते हैं। तो शुरुआत करते हैं क्लास की, सही है, खंड आ से। तो खंड आ में जो लिख रखा है, देखो खंड आ में लिख रखा है बहुविकल्पीय प्रश्न, यानी कि मल्टीप्लाई चॉइस टाइप क्वेश्चन। ठीक है, चार ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में से एक सही होगा, जो सा सही होगा वो आपको अपनी ओमार शीट पर लिखना होगा। तो देखो सबसे पहले लिख रखा है किसी अवतल दर्पण, दर्पण कैसे दे रखा है, दर्पण दे रखा है अवतल। ठीक है, हमने ये मान लिया कि दर्पण जो है ये क्या है, अवतल दर्पण है, अवतल दर्पण। अवतल दर्पण के पीछे जैसे कि आपको पढ़ाया है क्लास में कि दर्पण के पीछे जो कलाई होती है वो पारी कलाई होती है। किसी कलाई होती है, पारी की कलाई। सामने मुख्य अक्ष होती है, यहाँ पे बिंदु P माना जाता है, यहाँ पे F और यहाँ पे बिंदु माना जाता है C। फिर क्वेश्चन क्या रहा है, अवतल दर्पण के द्वारा वस्तु के आकार का यानी कि बराबर, सही है, वास्तविक होवे प्रतिबिंब और उल्टा होवे। तो कह रहा है कि फिर कह रहा है कि वस्तु कहाँ रखी होगी, वस्तु की स्थिति कहाँ होगी, वस्तु की स्थिति कहाँ होगी। तो हम बोलेंगे वस्तु की स्थिति कहाँ होगी। देखो जब वस्तु के बराबर, जब वस्तु के ही बराबर होवे, उल्टा होता है प्रतिबिंब और वास्तविक होता है, सही है। तो वस्तु जो रखी होती है वो रखी होती है वक्रता केंद्र सी पर। ठीक है, ये क्या है, प्रतिबिंब है बच्चे, ये क्या है, देखो ये प्रतिबिंब है और जबकि ये क्या है, वस्तु है। जब वस्तु के आकार का बराबर, उल्टा और वास्तविक प्रतिबिंब होता है तो वस्तु कहाँ रखी होती है, तो वस्तु रखी होती है वक्रता केंद्र सी पर। तो ऑब्जेक्टिव नंबर कौन सा सही हो जाएगा, ऑप्शन हो जाएगा सी सही हो जाएगा। इसी प्रकार चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। श्वेत प्रकाश के किरण के प्रिज्म से गुजरने पर किस रंग के लिए न्यूनतम विचलन होता है, सही है। तो हमने ये मान लिया कि प्रिज्म है हमारे पास, प्रिज्म का नाम हमने रख दिया ए और यहाँ पर बी और यहाँ पर रख दिया हमने सी। प्रिज्म के सामने हमने श्वेत प्रकाश गुजारा। जैसे ही मैंने श्वेत प्रकाश को इस प्रिज्म से गुजारा तो सबसे पहले सबसे ऊपर जो रंग होता है वो रंग होता है लाल रंग और सबसे नीचे जो होता है वो होता है हमारा बैंगनी रंग। ऐसा मानो वो होता है हमारे पास बैंगनी रंग। तो सबसे कम जो विचलन होगा, यानी कि सबसे कम कौन सी किरण झुकेगी, सबसे कम कौन सी किरण झुकती है, तो उसके बारे में बात करें तो सबसे कम जो झुकती है वो झुकती है लाल। वो क्या झुकती है, वो झुकती है लाल। और सबसे ज्यादा जो झुकती है वो कौन सी झुकती है, वो झुकती है बैंगनी। कौन सी झुकती है, बैंगनी। ठीक है, तो देखो तो यहाँ पर सबसे कह रहा है सबसे न्यूनतम विचलन होगा, न्यूनतम जो विचलन होगा वो किस में होगा, वो होगा लाल के अंदर। ठीक है, किस में होगा बताओ, लाल के अंदर। तो यहाँ पे लिख रखा है पीला, हरा, नीला या नारंगी। तो यहाँ पे लाल तो ऑप्शन देने रखा है, तो लाल के जस्ट नीचे एक रंग और होता है और उस रंग का नाम होता है नारंगी। क्या नाम होता है, नारंगी। तो लाल के नीचे जो किरण होती है उसका नाम होता है नारंगी। तो इन चारों की अगर हम बात करें, पीले की, हरे की और नीला और नारंगी की बात करें, तो इन चारों में सबसे कम विचलन किस में होगा, तो हम बोलेंगे सबसे कम विचलन होगा नारंगी के अंदर। एक अवतल, अगला क्वेश्चन पहुंचते हैं। एक अवतल लेंस प्रयोग में आता है, अवतल लेंस किस में प्रयोग में आता है, आवर्धक लेंस के रूप में नहीं, कार के पीछे की ओर के लिए नहीं, कार के पीछे का दृश्य देखने के लिए भी उपयोग में नहीं होता है, निकट दृष्टि दोष को दूर करने के लिए होता है। तो ऑप्शन नंबर हो जाएगा सी। ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा, सी हो जाएगा। कार के पीछे का दृश्य देखने के लिए हमें दर्पण की जरूरत होती है और यहाँ पे लिख रखा बच्चे लेंस, यहाँ पे क्या लिख रखा लेंस। तो लेंस का जो यूज होता है वो निकट दृष्टि दोष के लिए और दूर दृष्टि दोष के लिए। दूर दृष्टि दोष के लिए जो यूज करते हैं वो करते हैं हम उत्तल दर्पण का, और निकट के लिए करते हैं हम कैसे करते हैं बताओ, अवतल दर्पण का। तो निकट दृष्टि दोष को दूर करने के लिए कौन से लेंस का उपयोग करते हैं, तो हम बोलेंगे अवतल लेंस का उपयोग करते हैं। ठीक है, तो देखो इसका ऑप्शन कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन नंबर हो जाएगा इसका सी। आंख में प्रवेश करने वाले प्रकाश की मात्रा को नियंत्रित कौन करता है। जब
आंख के अंदर प्रकाश जाता है तो उस प्रकाश को नियंत्रित यानी कि कंट्रोल कौन करता है, तो हम बोलेंगे पुतली या नेत्र तारा। तो ऑप्शन हो जाएगा सी ऑप्शन जो है इसका नाम है नेत्र तारा। और नेत्र तारे को हम क्या बोलते हैं, पुतली बोलते हैं। तो आंख में प्रवेश करने से पहले प्रकाश को जो नियंत्रित करता है वो कौन करता है, वो करता है पुतली या हम बोलेंगे उसको नेत्र तारा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 5 में पहुंचते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 में बोल रहा है कि विद्युत परिपथ में विद्युत शक्ति का सही सूत्र है। विद्युत परिपथ के अंदर विद्युत शक्ति का सूत्र क्या होता है, तो विद्युत शक्ति को रिप्रेजेंट करते हैं हम विद्युत शक्ति या विद्युत सामर्थ्य, जिसको हम बोलते हैं इलेक्ट्रिक पावर। तो पावर को रिप्रेजेंट करते हैं वो पी से करते हैं, वो होता है BI। क्या होता है, BI। तो P बराबर BI तो कहीं लिख नहीं रखा है, देखो ये भी गलत हो जाएगा। IR² ये भी नहीं होता है, सही है। तो इन दोनों में एक लगाते हैं और हम ये पढ़ा, हमने ओम के नियम पढ़ा है, B/I बराबर जो होता है वो R होता है। अगर मैं B का मान निकालूंगा तो क्या आ जाएगा, IR आ जाएगा। अगर मैं I का मान यहाँ रखूँ, अगर मैं B का मान रखूँ, तो है जगह IR और गुणा में I पहले से दे रखा है तो ये हो जाएगा I²R। तो P बराबर फार्मूला हो गया हमारा I²R। ठीक है, I²R हो गया। तो विद्युत परिपथ में विद्युत शक्ति का सही सूत्र होगा तो हम बोलेंगे P बराबर I²R हो जाएगा। ठीक है, इसी प्रकार अगले उससे पहुंचते हैं। किसी विद्युत धारावाहिक सीधी लंबी परिनालिका के भीतर चुंबकीय क्षेत्र होता है। तो मैंने बताया था कि आपको जब आपके चुंबक है, एक तरफ N पोल है, एक तरफ साउथ पोल है, ठीक है, नॉर्थ है होता है, एक तरफ क्या होता है, साउथ होता है। तो जब यहाँ से चुंबकीय बल रेखा निकलती है, उत्तरी ध्रुव से निकलती है, दक्षिण ध्रुव में क्या होती है, प्रवेश करती हैं। तो कह रहा है कि आपकी जो परिनलिका है, परिनलिका के भीतर चुंबकीय क्षेत्र होगा तो हम बोलेंगे बिल्कुल समान होगा। चुंबकीय क्षेत्र कैसा होगा, समान होगा। सभी बिंदुओं पर चुंबकीय क्षेत्र कैसा होगा, बताओ, समान होगा। ठीक है, मैंने बताया था कि चुंबकीय बल रेखाएं समांतर और बराबर दूरी पर क्या होती है, चलती रहती है। इसलिए सभी बिंदुओं पर चुंबकीय क्षेत्र जो होगा वो कैसा होगा, वो समान होगा। ठीक है, अगले क्वेश्चन पर आते हैं। भारत में प्रतिवर्ती धारा अल्टरनेटिव करंट आपूर्ति की आवृत्ति होती है। तो हम बोलेंगे 50 Hz आवृत्ति। इसका मतलब यह है कि एक सेकंड में 50 बार आवृत्ति बदलती है। देखो मैंने बताया था आपको कि अल्टरनेटिव करंट क्या चलता है, तो वो आवर्त के रूप में चलता है। कैसे रूप में चलता है, वो आवर्त के रूप में चलता है, ऐसा करके। तो आवर्त के रूप में चलता है तो वो कह रहा है कि एक सेकंड में कितनी फेरी अपनी आवृत्ति बदलेगा, तो हम बोलेंगे 50 Hz, यानी कि 50 आवृत्ति बदलता है। ठीक है, अगले क्वेश्चन में पहुंचते हैं। अगले क्वेश्चन में देखते हैं उपभाग नंबर 2, यानी कि सब सेक्शन नंबर 2 स्टार्ट हो गया है। और उपभाग नंबर 2 पर जो आता है वो केमिस्ट्री आता है। सबसे पहले लिख रखा, देखो क्वेश्चन नंबर 8 में आ गया आपके सामने, आर्सेनिक तत्व है धातु, अधातु, उपधातु या मिश्र धातु या निष्क्रिय लिख रखा है। तो मैंने बताया था कि सिलिकॉन, आर्सेनिक, जर्मेनियम, गैल्वेनियम, ये जो होती है क्या होती है, उपधातु होती है। ना ये धातु कार्य करती है, ना ही ये अधातु कार्य करती है, यानी कि दोनों के बीच कार्य करती है। तो हम बोलेंगे इसका जो ऑप्शन हो जाएगा वो ऑप्शन हो जाएगा नंबर सी, यानी कि उपधातु। आर्सेनिक क्या है, एक ना ही धातु है ना ही अधातु है, ये दोनों कार्य करती है, तो हम बोलेंगे ये क्या है, एक उपधातु है। निम्नलिखित में से प्रोपेन का सूत्र है। प्रोपेन का फार्मूला होता है C3H8। तो फार्मूले की बात करेंगे तो फार्मूला इसका बन जाएगा बच्चे, फार्मूला इसका हो जाएगा, देखो CH3 सिंगल बॉन्ड के साथ CH2 और सिंगल बॉन्ड के साथ CH3, सही है। H कार्बन 3 हो गए, H कितने 8 हो गए। तो देखो ये नहीं है, ये गलत हो गया। कार्बन 4 है, इसमें कार्बन 5 है, ये भी गलत हो जाएगा। इसमें कार्बन 5 है, ये भी गलत हो जाएगा। ऑप्शन कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन नंबर हो जाएगा नंबर का ए से ही हो जाएगा। ठीक है, निम्नलिखित अभिक्रिया किस प्रकार की है, देखो ये लिख रखा है आयरन का सूत्र Fe2O3 प्लस Al। एल्युमिनियम की अगर बात करेंगे सक्रियता श्रेणी या अभिक्रियाशीलता श्रेणी में जो ऊपर धातु होती है वो अपने से नीचे वाली धातु क्या कर देती है, विस्थापित कर देती है। तो इसलिए एल्युमिनियम को देखो, ये एल्युमिनियम आयरन क्या कर देगा, विस्थापित कर देगा, बना देगा Al2O3 और साथ में बनेगा हमारे पास Fe क्या हो गया, ये हो गया विस्थापित। क्या हो गया बताओगे, जब ये विस्थापित होगी तो हम बोलेंगे विस्थापन अभिक्रिया है। कौन सी अभिक्रिया, विस्थापन अभिक्रिया। तो संयोजन अभिक्रिया, द्विविस्थापन अभिक्रिया, वियोजन अभिक्रिया या विस्थापित अभिक्रिया। ऑप्शन नंबर हो जाएगा डी सही। 10वीं का ऑप्शन कौन सा हो जाएगा, डी सही हो जाएगा। ठीक है, उसी प्रकार क्वेश्चन नंबर पहुंचते हैं 11 पर। धोने का सोडा धावन सोडा का रासायनिक सूत्र होता है। देखो ये खाने का सोडे का सूत्र होता है,
ये ब्लीचिंग पाउडर होता है और ये कास्टिक सोडा होता है। तो ये चारों, ये तीनों नहीं है। ऑप्शन कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन नंबर हो जाएगा बी, यानी कि धावन सोडा जो होता है, जो हम धावन सोडा बोलते हैं, धावन सोडा, जिसको हम धोने का सोडा भी कहते हैं, जिसको हम धोने का सोडा भी कहते हैं। देखो, जिसको हम यहाँ लिख रखा है बच्चे, धोने का सोडा, धोने का सोडा। तो धोने का सोडे का फार्मूला होता है Na2CO3 इंटू 10H2O। क्या होता है? 10H2O। ठीक है, अगले क्वेश्चन में पहुंचते हैं। 10वां क्वेश्चन, 11वां क्वेश्चन हो गया। क्वेश्चन नंबर पहुंचते हैं 12 पे। कॉलम ए का मिलान करना है कॉलम बी से। तो यह लिख रखा, कॉलम ए में रासायनिक पदार्थों का सुमेलन करना है कॉलम बी से। तो देखो एसिटिक अम्ल जो है, देखो यहाँ पे, और इसको मूव करके दिखाते हैं। ठीक है, यहाँ लिख रखा है एसिटिक अम्ल जो होता है, एसिटिक अम्ल, इसका निर्माण कहाँ होता है? इसका निर्माण होता है सिरके में, सिरके के निर्माण में। एसिटिक अम्ल का जो निर्माण होता है वो किसके निर्माण में होता है? सिरके के निर्माण में। तो ए का जो हो जाएगा, ए का जो नंबर, ए का जो ऑप्शन हो जाएगा वो हो जाएगा थर्ड। कौन सा हो जाएगा? थर्ड हो जाएगा। तो देखो पहले वाले का थर्ड, देखो ये भी सही हो रहा है, पहले वाले का थर्ड, ये भी सही हो रहा है, ये भी सही हो रहा है, ये गलत है। देखो अभी तक ये जो गलत हो गया, इसको हमने कट कर दिया। ठीक है, एथेनॉल का जो, एथेनॉल जो होता है, एथेनॉल वो स्प्रीड होता है। स्प्रीड जो होती है एथेनॉल, जो कि घाव वगैरह पे छिड़कते हैं, यानी कि एथेनॉल जो होता है वो स्प्रीड होता है। तो एथेनॉल जो हो गया वो क्या हो गया? स्प्रीट हो गया, स्प्रीट। तो दूसरे की बात करेंगे, देखो दूसरे की बात करेंगे, दूसरा जाएगा दूसरे वाले पर, दूसरा जाएगा दूसरे वाले पर। तो दूसरा चौथे वाले पर जा रहा है, दूसरा दूसरे वाले पर जा रहा है। देखो दूसरा जा रहा है चौथे वाले पर, ये भी गलत हो गया, और दूसरा जा रहा है पहले पर, ये भी गलत हो गया। इसका ऑप्शन नंबर कौन सा सही हो गया? ऑप्शन नंबर हो गया इसका डी सही। ठीक है, यहाँ पे डी होना चाहिए लिखा हुआ, मिस्टेक हो गई, यहाँ पे डी होना चाहिए, यहाँ पर होना चाहिए डी। ठीक है, डी। देखो हाँ, शुरुआत करते हैं। देखो दूसरा क्या, तो देखो फिर करा, कास्टिक सोडे का जो निर्माण होता है वो किसके निर्माण में होता है? वो होता है साबुन के निर्माण में, और अपमार्जक होता है वो होता है कपड़े धोने के निर्माण में। तो इस प्रकार तीसरे का हो जाएगा फर्स्ट सही, और चौथे का हो जाएगा भाई फोर्थ सही हो जाएगा। तो तीसरे का पहला, तीसरे वो पहले का तीसरा, सॉरी पहले का तीसरा, पहले का तीसरा, और दूसरे का दूसरा, तीसरे का वन, और चौथे का चौथा। सही है, तो ऑप्शन नंबर कौन सा सही हो जाएगा? ऑप्शन नंबर हो जाएगा डी सही हो जाएगा। अगली बात करते हैं, 25 डिग्री सेल्सियस ताप पर, 25 डिग्री सेल्सियस ताप पर शुद्ध जल का पीएच मान होता है। भाई पीएच मान तो पढ़ के जाना है आपको, पीएच मान तो आपको पढ़ के जाना है। एक ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आपको पीएच मान से मिलेगा। तो 25 डिग्री सेल्सियस ताप पर शुद्ध जल का पीएच मान कितना होता है? ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, यानी कि 7 होता है। फिर नीचे लिख रखा है, देखो सवाल फिर नीचे लिख रखा है। अगले क्वेश्चन पे पहुंचते हैं। अगले क्वेश्चन पे बोल रखा है इसने, प्रकाश संश्लेषण में, प्रकाश संश्लेषण प्रक्रम के दौरान क्या संश्लेषित नहीं होता है? यानी कि क्या संश्लेषण नहीं होता है, यानी कि जो प्रकाश संश्लेषण के द्वारा कार्बोहाइड्रेट, ऑक्सीजन, ऊर्जा, साथ ही प्रकाश बनता है, उसमें क्या चीज संश्लेषित नहीं होती? तो हम बोलेंगे ऑक्सीजन संश्लेषित नहीं होती। सही है, यानी कि ऑक्सीजन बनने के बाद वो टूटती नहीं है, इसका मतलब ये हो गया। अगले क्वेश्चन में पहुंचते हैं। देखो पित्त का संश्लेषण होता है, पित्त का संश्लेषण होता है, तो सीधी सी बात याद रखियो, तुक्का मार दो उस पर। पित्त का संश्लेषण होता है पित्ताशय में, याद रखेगा। देखो सीधे से तुक्का मार दो, पित्त का जो संश्लेषण होता है वो कहाँ होता है? वो होता है पित्ताशय में। तो ऑप्शन नंबर हो जाएगा ए सही। ठीक है, क्वेश्चन नंबर पहुंचते हैं। देखो हम 16 पर, मानव हृदय में कोष्ठों की संख्या होती है। मानव हृदय में कोष्ठों की क्या होती है? मानव हृदय में कोष्ठों की संख्या होती है। तो मानव हृदय में कोष्ठों की संख्या होती है। मैंने बताया है मानव का जो हृदय होता है वो 2 अलिंद और 2 निल्लीय होते हैं। उसमें क्या होते हैं? 2 अलिंद होते हैं और 2 निल्लीय होते हैं। बायां अलिंद, बायां निल्लीय, बायां अलिंद, दायां अलिंद, बायां निल्लीय, दायां निल्लीय। तो हृदय में कोष्ठों की संख्या कितनी होती है? 4 होती है। ठीक है, ऑप्शन नंबर हो जाएगा फर्स्ट से हो जाएगा। पुनरुद्भवन होता है, पुनरुद्भवन होता है, मैंने आपको बताया था कि हाइड्रा और प्लेनेरिया में होता है। पिछली वाली क्लास में पढ़ाया था मैंने, फिर दूसरा क्या मिल गया आपको। तो पुनरुद्भवन होता है हाइड्रा और किस में बताओ? प्लेनेरिया में। ठीक है, अगले क्वेश्चन में जाते हैं। मानव में गुणसूत्र की संख्या होती है, मानव में गुणसूत्र की संख्या होती है। तो मानव में गुणसूत्र होते हैं 2n, और n की जगह रखते हैं हम 23, तो कितना आ जाएगा? 46 आ जाएगा। तो मानव में गुणसूत्र कितने होते हैं? तो हम बताएंगे 46 होते हैं। ठीक है, अगले क्वेश्चन में बात करते हैं। निम्न में से कौन आहार श्रृंखला का निर्माण करता है? निम्न में से कौन, यहाँ पे मिस्टेक है, देखो निम्न में से कौन
निम्न में से कौन आहार श्रृंखला का निर्माण करता है? आहार श्रृंखला का निर्माण करता है। तो घास, गेहूं, आम। देखो घास, गेहूं, आम सब इसको घास खाद्य श्रृंखला मतलब तो कौन किसे खाएगा? कौन किसे खाएगा? खाद्य श्रृंखला का मतलब हो गया कौन किसको खाएगा। तो देखो यहाँ पे लिख रहा घास, गेहूं, आम। क्या घास को गेहूं खाएंगे या गेहूं को जो है आम खाएगा? नहीं खाएगा, तो ये गलत हो गया। घास, बकरी, मानव। घास को जो है देखो इसे हो गया, देखो घास को जो खाएगा वो खाएगा बकरी। कौन खाएगी? बकरी। और बकरी को जो खाएगा वो कौन खाएगा? वो खाएगा मानव। तो ऑप्शन नंबर कौन सी होगी? ऑप्शन नंबर हो जाएगा बी सही हो जाएगा। ठीक है, अगले क्वेश्चन में पहुंचते हैं। देखो अगले क्वेश्चन पर, एक आपतन दर्पण की वक्र त्रिज्या दे रखी है 40 सेंटीमीटर। कितनी दे रखी है वक्र त्रिज्या? 40 सेंटीमीटर। ठीक है, एक आपतन दर्पण की वक्रता त्रिज्या दे रखी है 40 सेंटीमीटर। न्यूमेरिकल देखो आपको करना पड़ेगा। देखो सबसे पहले आपको लिखोगे, ऊपर लिखोगे अवतल दर्पण, ये हमने लिख दिया अवतल दर्पण। इसका दे रखा वक्र त्रिज्या दे रखा, वो दे रखा 40 सेंटीमीटर। कितना दे रखा है? 40 सेंटीमीटर। ध्यान रखना है अवतल दर्पण के अंदर, अवतल दर्पण के अंदर सभी दूरी जो होती है वो काय में होती है? माइनस में होती है। ठीक है, आभासी प्रतिबिंब को छोड़कर। फिर कह रहा है इसके सामने 15 सेंटीमीटर दूरी पर कौन रखी है? वस्तु रखी है। तो वस्तु यानी यू का मान कितना रखा? यू का मान रखा है 15 सेंटीमीटर, वो भी काय में रखेंगे हम? माइनस में रखेंगे। तो कह रहा है प्रतिबिंब की स्थिति बतानी है, यानी कि बी का मान बताना है। आपको बी का मान बताना है। हम जानते हैं, आप बताओ कि हम जानते हैं एफ बराबर होता है r/2 और r का मान दे रखा है 40, वो भी माइनस का बटे में 2, तो ये आ जाएगा माइनस का 20। इसे काटेंगे तो 20 सेंटीमीटर। फार्मूला होता है, देखो ये आ गया एफ का मान। एफ का मान हो गया ये, देखो अवतल दर्पण के लिए ऐसे ही आपको जैसे मैं कर रहा हूँ वैसे करना है। अवतल दर्पण के लिए, अवतल दर्पण के लिए फार्मूला होता है 1/f बराबर 1/b प्लस 1/u। 1/f की अगर हम बात करेंगे, b का मान दे रखा है, b का जो मान दे रखा है, b का मान दे रखा है बच्चे 20 सेंटीमीटर। कितना दे रखा है? 20 सेंटीमीटर। ठीक है, सॉरी b का मान नहीं है ये मान दे रखा है भाई, गलती होगी, मिस्टेक हो गई। f का मान जो दे रखा है, f का मान दे रखा है माइनस के 20 सेंटीमीटर। b का मान निकालना है और u का मान जो दे रखा है वो दे रखा है माइनस के 15 सेंटीमीटर। ठीक है, तो 1/20 बराबर 1/b और माइनस के 1/15। ठीक है, यहाँ कर देते हैं। माइनस की चीज़ इधर का मैं आगे बताओ प्लस में आ जाएगी। ठीक है, तो 1/-20 पहले से लिख रखा है और प्लस में आ जाएगा 1/15 बराबर 1/b। ठीक है, इसकी गुणा से करेंगे या फिर आप इसकी गुणा करेंगे 15 या आप एलसीएम ले लो। एलसीएम कितना आ जाएगा? एलसीएम आ जाएगा, देखो 20 और 15 का एलसीएम लेंगे हम तो कितना आ जाएगा? चलो 5 से काटो 4 और 5 से काटेंगे तो कितना? 3 आ जाएगा। और फिर करेंगे हम 4 से 1 3, फिर करेंगे हम 3 से 1 1, 4 पंजे 20, 20 3 60। तो एलसीएम कितना आ जाएगा? एलसीएम मान लो, एलसीएम जो आ जाएगा वो आ जाएगा 60। एलसीएम कितना आ गया? 60 आ गया। तो यहाँ आ जाएगा 3 बार और यहाँ पे आ जाएगा 15 चौका 60, 4 बार आ जाएगा 1/b। तो 4 में से 3, 4 प्लस 4 में से 3 घटाएंगे तो बचेगा 1। कितना बचेगा? 1 बटे में 60 बराबर 1/b। तो b का मान कितना आ गया? b का मान आ गया 60। ठीक है, b का मान कितना आ गया? तो b का मान आ गया बच्चे, अरे यार b का मान कितना आ गया? 60 सेंटीमीटर। कितना आ गया? 60 सेंटीमीटर। और हम जानते हैं एक फार्मूला जानते हैं, m बराबर होता है माइनस के b/u। रेखीय आवर्धन तो पढ़ा होगा आपने, m बराबर होता है माइनस के b/u। तो m का जो मान आ गया वो माइनस का, b का मान कितना आ गया? 60 और u का मान कितना रखा? u का मान दे रखा बच्चे माइनस के 15। तो माइनस से माइनस कट जाएगा, 15 चौका 60। तो m का मान भी कितना आ गया? m का मान आ गया 4। ठीक है, तो दो बातें याद रखो। देखो दो बातें याद रखनी पड़ेंगी। एक तो हमें बात समझ में आ गई कि b का मान जो आया वो प्लस में आया और m का मान भी आया कायम आया प्लस में आया, यानी कि रेखीय आवर्धन प्लस में आया है और b का मान भी कायम आया प्लस में आया। तो इसका मतलब ये कहना चाहूंगा कि दर्पण के पीछे जाकर प्रतिबिंब बनेगा, प्रतिबिंब दर्पण के पीछे जाकर बनेगा। फिर साथ में कह रहा है कि आपको अपना किरण आरेख भी बनाना है। क्या बनाना है? किरण आरेख भी बनाना है। तो देखो मैं है लिख दूं किरण आरेख, किरण आरेख में है बना दो। देखो ठीक है, पहली बात तो आप समझोगे, पहली बात तो देखो आप ये समझो कि जो m का जो मान आया ना, m का जो मान आया, m का मान आया है 4 और b का मान जो आया वो आया 60 सेंटीमीटर और इसका 4 सेंटीमीटर, सब प्लस में आया है। तो सारी कंडीशन क्या है? सब क्या है बताओ? ये आभासी है, आभासी है। और आभासी होगा तो कहाँ होगा बताओ? दर्पण के पीछे, दर्पण के पीछे, दर्पण के पीछे की बात करेंगे। ठीक है, तो चित्र बनाकर देखते हैं। देखो चित्र बनाकर देखते हैं, लो चित्र बनाते हैं। ये अवतल दर्पण मान लिया हमने, क्योंकि कह रहा है वो ग्राफ भी बनाना है आपको।
और दर्पण के पीछे काय के पेंट कर दिया हमने, दर्पण के पीछे हमने पारे की कलाई कर दी, ये कर दी मैंने पारे की कलाई, ठीक है। और पारे की कलाई करने के बाद आप यहाँ पे P मान लो, यहाँ पे F मान लो, और यहाँ पे होता है C। वस्तु का रख दिया मैंने, वस्तु रख दी यहाँ पर। वस्तु की अगर हम बात करेंगे बच्चे, वस्तु कितनी दूर रखी है बताओ। वस्तु जो रखी है वो यहाँ मान लो कि वस्तु जो रखी है यहाँ रखी है, किन दूरी पर, 20 सेंटीमीटर दूरी ना 15 सेंटीमीटर दूरी पर रखी है वस्तु। वस्तु जो है वस्तु रखी है 15 सेंटीमीटर दूरी पर, 15 सेंटीमीटर पर। प्रकाश किरण डालेंगे, मुख्य फोकस में चले आएगी, ये वक्रता सी डालेंगे, उसी दिशा पर क्या हो जाती है, वापिस हो जाती है, ठीक है। ये डाल रहे हैं हम किरण, वापिस हो जाएगी। तो किरण जब डालेंगे तो यहाँ जाके ये प्रतिबिंब बन जाएगा, प्रतिबिंब जो बन गया वो यहाँ बन गया, सही है। तो हम बोलेंगे प्रतिबिंब जो बना है वो 60 सेंटीमीटर दूर पे जाकर बना है, 60 सेंटीमीटर दूरी पे जाकर बना है, ठीक है। आभासी है, वो वस्तु से बड़ा है, वस्तु से बड़ा है, आभासी वस्तु से बड़ा है और दर्पण के पीछे है। तो क्या रहा है वो चित्र भी बनाना आपको, वो क्या रहा है देखो आपको जो है चित्र भी बनाना। तो इस टाइप से पूरा क्वेश्चन होता है। तो मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि न्यूमेरिकल भी दे रखा उसने, न्यूमेरिकल भी दे रखा, तो साथ में ये कह रहा है न्यूमेरिकल के साथ साथ उसका किरण आरेख भी बनाना आपको, बिल्कुल साफ तरीके से आपको अपने बोर्ड एग्जाम में करना है, ये कंडीशन। अगले क्वेश्चन पूछते हैं, देखो अगला क्वेश्चन कह रहा है प्रतिबिंब के बनने को दर्शाने वाले किरण आरेख बनाइए। किरण आरेख बनाइए जब वस्तु आभासी लेंस के सामने फोकस F और प्रकाशीय केंद्र C के बीच रखी हो, प्रकाशीय केंद्र C के बीच रखी हो, ठीक है। तो देखो यहां पर करके दिखाते हैं आपको, इसको मिटाते हैं, अगले क्वेश्चन में पहुंचते हैं। प्रतिबिंब के बनने को दर्शाने वाले किरण आरेख बनाइए जब आभासी लेंस के सामने, देखो क्या वाला क्वेश्चन कर रहे हैं, क्या वाला क्वेश्चन कर रहे हैं। आभासी लेंस जो होता है वो अवतल लेंस होता है, ये लेंस कौन सा मान लिया हमने, आभासी लेंस मान लिया, ठीक है। और यहाँ पे जो मान लिया हमने, क्या मान लिया, वो मान लिया हमने प्रकाशीय केंद्र C। यहाँ पे होता है F1 और यहाँ पे होता है 2F1, यहाँ पे होता है F2 और यहाँ पे होता है 2F2, और लास्ट में होता है आपका अनंत, और यहाँ भी क्या होगा आपका, यहाँ भी होगा आपका अनंत, सही है। जब वस्तु हमने कहाँ रख दी, C और F के बीच, क्या रहे, आभासी लेंस के सामने वस्तु C हो गए और प्रकाशीय केंद्र C के बीच हो गए, प्रकाशीय केंद्र C है ये, तो यहाँ हमने वस्तु रख दी। तो पहले कण डालेंगे हम मुख्य अक्ष के समांतर, जो द्वितीय फोकस में होकर चली जाती है। दूसरी कण का डालेंगे, दूसरी कण डालेंगे हम, दूसरी कण जो डालेंगे वो डालेंगे भाई वक्रता केंद्र C पर, वक्रता केंद्र C पर जो बिल्कुल सीधे निकल जाती है, ठीक है। हर किसी मिस्टेक है, वक्रता केंद्र C पर डालते हैं जो बिल्कुल सीधे निकल जाएगी। तो प्रतिबिंब का बन गया, प्रतिबिंब बन गया अनंत पर, ठीक है। तो वस्तु का रखी है C और F के बीच में, ये क्या है बताओ, ये वस्तु है और ये क्या है बताओ, ये है बच्चे प्रतिबिंब, क्या है बताओ, ये है प्रतिबिंब। ऐसे ही देखो ये क्या है, प्रतिबिंब है। जब मुख्य अक्ष के, हाँ नहीं मिस्टेक हो गई यहाँ पे, मिस्टेक कंडीशन ये है कि वस्तु को हम नहीं दूसरा के बनाते चित्र को, देखो हल्की सी मिस्टेक हुई है यहाँ पे, दर्पण के पीछे ही बनता है मेरे अंदाज से। ध्यान रखना है आपको, कंडीशन आपको बिल्कुल ध्यान रखना है, मिस्टेक हो जाती है, देखो मिस्टेक हो जाती है। हमने कौन सा लेंस बना दिया, ये बना दिया मैंने अवतल लेंस, अवतल लेंस जिसको हमने क्या बोला है, आभासी लेंस जिसको हमने बोला है। आभासी लेंस के सामने, सही है, यहाँ पर मान लिया हमने C है और यहाँ पर मान लिया हमने F1 है और यहाँ पर क्या है 2F1, सही है। यहाँ पर F2 है और यहाँ पर क्या है 2F2 है, और यहाँ पर क्या मान लेंगे, अनंत मान लेंगे। वस्तु कहाँ रखिए, वस्तु रखिए C और F1 के बीच। पहला मुख्य के समांतर डालेंगे, जब मुख्य फोकस में को चलेगी। दूसरा वक्रता केंद्र कहाँ डालेंगे, C पर डालेंगे। देखो प्रकाश की किरण बिल्कुल सीधी जा रही है, मिलन होगा नहीं, दूर दूर प्रकाश की किरण जा रही है दूर की साइड में, प्रकाश की किरण जा रही है दूर की साइड में। तो प्रकाश किरण क्या करेंगे बताओ, पीछे खींच लेंगे। जब हम इन प्रकाश किरणों को पीछे खींचेंगे, देखो पीछे खींचने की कंडीशन दिखा रहा हूँ मैं। जब प्रकाश किरणों को इन्हें क्या करेंगे बताओ, पीछे खींचेंगे, तो प्रतिबिंब क्या बनेगा, प्रतिबिंब बनेगा दर्पण के पीछे, सही है। दर्पण नहीं है यहाँ पे, दर्पण नहीं है भाई, यहाँ पे लेंस की तरफ यानी कि वस्तु की तरफ। तो हम बोलेंगे प्रतिबिंब जो बनेगा वो बनेगा वस्तु की तरफ, वस्तु की तरफ ही बनेगा, ठीक है। यह ऐसा क्वेश्चन होगा। अगले क्वेश्चन में बात करते हैं, जब वस्तु फोकस F और फोकस
की दोगुनी दूरी 2f के बीच रखी हो, जब वस्तु f और 2f के बीच रखी हो तो प्रतिबिंब कहाँ बनेगा, अगला क्वेश्चन ये कर रहा है। देखो तो अगला वाला क्वेश्चन का देखते हैं। देखो ये मैंने आभासी लेंस मान लिया, कौन सा मान लिया मैंने, ये अभिसारी लेंस मान लिया। अभिसारी लेंस के यहाँ पे क्या मान लिया मैंने, वक्रता कैन सी, और यहाँ पे f1 और यहाँ पर 2f1, ठीक है, यहाँ पर f2 और यहाँ पर क्या बोलते हैं 2f2, यहाँ पर मान लिया मैंने 2f2। अब वस्तु का रखेंगे हम f1 और 2f1 के बीच, जब वस्तु का रखेंगे हम f1 और 2f1 के बीच रखेंगे तो मुख्य के समांतर जाएगी प्रकाश किरण, जो वक्रता के जो मुख्य फोकस में चली जाएगी, दूसरी किरण प्रकाश किरण सीमा डालेंगे तो कहाँ जाकर बन जाएगा, तो बन जाएगा अनंत पर जाकर। ठीक है, सिर्फ चित्र बनाकर दिखाने आपको, सिर्फ इस लेवल के चित्र बनाकर दिखाने, जैसे कि मैंने आपको पढ़ाए थे लेंस में, आपको मैंने बहुत अच्छी तरह से पढ़ाया था कि देखो चित्र ऐसे बनते हैं, और एक न एक आर्टिकल जरूर, एक न एक ग्राफ जरूर आता है आपको बोर्ड एग्जाम में, तो इसलिए आपको बनाकर जाना चाहिए इस टाइप से। ठीक है, अगले क्वेश्चन पर बात करते हैं। अगले क्वेश्चन पे नीचे दिए गए परिपथ में 10 ओम, 40 ओम, 20 ओम, 20 ओम, 30 ओम, 20 ओम और 60 ओम के 5 प्रतिरोध दे रखे हैं। कितने प्रतिरोध दे रखे हैं, 5 प्रतिरोध, और 12 वोल्ट की बैटरी से, 12 वोल्ट की बैटरी इसमें लगा दी गई है। ठीक है, 12 वोल्ट की क्या लगा दी गई है, बैटरी लगा दी गई है। तो अगला क्वेश्चन देखो, इस पे भी करके देखते हैं। चलो देखो मैं चित्र यहाँ बनाकर दिखा रहा हूँ, देखो यहाँ पर चित्र बनाकर दिखा रहा हूँ। एक तो इसने मान रखा है इस टाइप से, ये दोनों कौन से क्रम में दे रखे हैं, दोनों समांतर क्रम में दे रखे हैं, और एक बना रखा है इसने इस टाइप से, देखो और इसको यहाँ पर जोड़ लगा है 12 वोल्ट की बैटरी से, और यहाँ पर दे रखा है बंद कुंजी, ये मैंने ऐसा मान लिया। ठीक है, यहाँ पर थोड़ी मिस्टेक है, यहाँ पे मैंने यहाँ बना लिया चित्र, ये दे रखी है बंद कुंजी, यहाँ दे रखा है 12 वोल्ट, कितना दे रखा है 12 वोल्ट की बैटरी दे रखी है। कितने वोल्ट की बैटरी दे रखी है, 12 वोल्ट की बैटरी दे रखी है। अब प्रतिरोध को टांगो पहले, देखो पहले प्रतिरोध को टांगते हैं, उसके बाद इसका सोल्यूशन करते हैं। यहाँ प्रतिरोध दे रखा है 10 ओम का, है कितना रखा है 10 ओम का, यहाँ दे रखा है 40 ओम का प्रतिरोध, 40 का दे रखा है, यहाँ दे रखा है आपको 30 ओम का प्रतिरोध, और यहाँ दे रखा है आपको फिर दे रखा है 30 का दे रखा है, पहले 10 40 दे रखा है, फिर 30 20 हाँ तो है 20 दे रखा है, कितना रखा है पे 20 ओम, और फिर दे रखा है लास्ट में दे रखा है 60 ओम, कितना रखा है 60 ओम। तो आपको इसमें बच्चे बिल्कुल सिंपल सा सवाल है, आपको ये बोर्ड में आते आता सवाल है, ग्राफ वाला सवाल बोर्ड में 110% आता है। तो आपको सिर्फ इसमें से पता क्या निकालना है, आपको निकालना तुल्य प्रतिरोध, और साथ में आपको निकालना है क्या बोलते हैं परिपथ में कितनी धारा बह रही है। ठीक है, तो धारा प्लस से स्टार्ट होती है और कहाँ को आती है बताओ, माइनस की तरफ आती है, बड़ा सिरा प्लस का, छोटा सिरा माइनस का। तो एक काम करते हैं, देखो सवाल को स्टार्ट करते हैं बिल्कुल शुरू से। देखो इसको मानते हैं R1, इसको मानते हैं R2, इसको मानते हैं R3, इसको मानते हैं R4, इसको मानते हैं हम R5। R1 बे R2, देखो R1 बे R2, R1 बे R2 कौन से क्रम में, समांतर क्रम में, समांतर क्रम में है। समांतर क्रम का फार्मूला क्या होता है, 1/r बराबर 1/r1 प्लस 1/r2। ठीक है, 1/r1 की अगर हम बात करेंगे, देखो 1/r1 की अगर हम बात करेंगे तो 1/r1 जो दे रखा है वो दे रखा है 1 कितना, r1 का मान कितना रखा है 10, और r2 का मान कितना रखा है वो दे रखा है 40। ठीक है, एलसीएम की जहाँ बात करेंगे, एलसीएम 40 से आ जाएगा, कितना आ जाएगा 40, तो 4 और प्लस 1 तो कितना आ जाएगा 5 बटे कितना आ जाएगा 5 बटे 40, 5 अट्ठे 40 1/8। तो r का जो मान आ गया बच्चे, वो r का मान जो आ गया कितना आ गया 8 ओम आ गया, कितना आ गया 8 ओम। अगले वाले बात करेंगे R3 R4, R3 R4 बे R5, R5 कौन से क्रम में, ये भी समांतर क्रम में, समांतर क्रम में। तो समांतर क्रम का फार्मूला होता है 1/r बराबर 1/r3 प्लस 1/r4 प्लस 1/r5। ठीक है, तो r का मान निकालेंगे तो 1 देखो यहाँ भी r है, यहाँ भी r है, उसको डैश मान लो, क्या मान ले, इसे डैश मान लें, तो ये आ जाएगा 1 कितना 30 प्लस 1/20 प्लस 1 कितना 60। एलसीएम की अगर हम बात करेंगे, एलसीएम की अगर हम बात करें तो एलसीएम कितना आ जाएगा 1/r डैश का मान आ जाएगा बच्चे, एलसीएम आ जाएगा 60, तो यहाँ पर आ जाएगा धुनी 60, 30 धुनी 60, 60 आ जाएगा यहाँ पे 30 धुनी 60, और यहाँ पे आ जाएगा 30 धुनी 60, 20 दिया 60 और 60 तो यहाँ आ जाएगा बच्चे 6/60, यानी कि 1/10, कितना आ जाएगा 1/10।
तो आर डैश का मान कितना आ गया, आर डैश का मान आ गया 10 ओम। कितना आ गया, 10 ओम। तो देखो दो मान आ गए, देखो दो कंडीशन आ गई। एक कंडीशन क्या थी हमारे पास, आर का मान जो आ गया, तो यहाँ पे जो इसे मिटान के देखो, अगर मैं कहूँगा, अगर मैं इसको सबको मिटान दूँ ऐसे, अगर मैं इसकी बात मानूं और मैं अगर इसकी बात मानूं, ठीक है, तो ये आर का जो मान आ गया, आर का मान जो आ गया वो आ गया 8 ओम, और आर डैश का जो मान आ गया वो आ गया 10 ओम। इन दोनों को जोड़ दो। अब बताओ कि दोनों जो कौन से क्रम में, तो ये दोनों हैं श्रेणी क्रम में। तो हम बोलेंगे आर बे आर डैश कौन से क्रम में, ये है श्रेणी क्रम में, श्रेणी क्रम में। और श्रेणी क्रम का फॉर्मूला क्या होता है, आर बराबर आर प्लस आर डैश मान लो, तो ये दोनों सेम होकर डबल डैश मान लो। तो तुल्य प्रतिरोध जो आर डबल डैश मान लिया हमने, इसका मान कितना रखा है 8, इसका मान कितना रखा है 10, तो आर डबल डैश का मान कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा 18 ओम। कितना ओम आ जाएगा, 18 ओम। तो तुल्य प्रतिरोध जो आया है, तुल्य प्रतिरोध यानी कि आर डबल डैश का मान जो कितना आ गया, 18 ओम आ गया। करेक्ट है। अगली बात पहुंचते हैं। फिर कह रहा है कि परिपथ में प्रावित धारा का मान निकालो। किसका मान निकालो, धारा का मान निकालो। तो बी अपॉन आई बराबर होता है आर, बी अपॉन आई बराबर होता है आर। तो बी का मान दे रखा है, वोल्ट कितने दे रखा है, देखो वोल्टेज दे रखी कितनी, 12 वोल्टेज। तो 12 बटे में आर का मान कितना आ गया 18, बराबर में क्या आ गया आई। तो काटेंगे तो आई का मान काटेंगे हम, तो आ जाएगा 6 से काट लो, 6 का 6, 6 दूनी 12, 6 3 18, ठीक है। तो आई का मान आ जाएगा बच्चे 0.66। तो हम बोलेंगे 0.66 चलता रहेगा, 67 एम्पियर, 0.67 एम्पियर हो जाएगा, ठीक है। तो फिजिक्स के सवाल देखो ये हो गए हैं। आगे पहुंचते हैं, देखो अगली बात पे पहुंचते हैं अब। हाँ, फिर कह रहा है क्वेश्चन नंबर 4 पे आगे, घरेलू विद्युत परिपथ में प्रयुक्त निम्नलिखित तारों का कार्य प्रणाली एवं आवरण के रंग लिखिए। जीवित तार किसे बोलते हैं, भू संपर्क तार किसे बोलते हैं, उदासीन तार किसे बोलते हैं। तो इस क्वेश्चन को नहीं कर रहे हैं, क्वेश्चन करेंगे हम नीचे वाला। कह रहा है फ्लेमिंग के बाएं हाथ का नियम बताओ, फ्लेमिंग के बाएं हाथ का नियम। तो क्वेश्चन कहता है, और क्वेश्चन पूछता है कि फ्लेमिंग के बाएं हाथ का नियम, कई फिर पूछा गया सवाल है, अब भी आपसे पूछ रहा है कि फ्लेमिंग के बाएं हाथ का नियम बताओ। तो मैं ये, मेरे हाथ कौन सा है, ये बायां हाथ है। अगर हम देखो फ्लेमिंग ने क्या बताया था, फ्लेमिंग ने चुंबकीय बल रेखाओं के बारे में बताया था। उसने बताया था यदि चुंबकीय क्षेत्र में धारा को प्रभावित करें तो धारा पर एक बल कार्य करेगा, धारा पर क्या कार्य करेगा, एक बल कार्य करेगा। तो उसने बताया जो कि हमारे बाएं हाथ के नियम अनुसार चलेगा। उसने बताया कि जब हम अपने बाएं हाथ को इस प्रकार फैलाएं कि अंगूठा और अंगूठे के पास वाली उंगली एक दूसरे के समांतर हो। अंगूठा और अंगूठे के पास वाली उंगली एक दूसरे के कैसे हो, बताओ, समांतर हो में। समांतर यानी कि ये दोनों कौन से अंशपाव में, ये दोनों 90 अंशपाव में। तो अंगूठा और अंगूठे के पास वाली उंगली एक दूसरे कैसे हो, बताओ, समांतर हो में। तब अंगूठा बल की दिशा को, चलो पूरा ग्राफ बनाते हैं पहले। ये ऐसे मैंने बना लिया, देखो यहाँ पर उंगली मार लिया हमने। तब अब मैं इसको मार्कर को चेंज करता हूँ। जब हम अपने बाएं हाथ को इस प्रकार फैलाएं कि अंगूठा और अंगूठे के पास वाली उंगली एक दूसरे के कैसे हो में, समांतर हो में। तब अंगूठा बल की दिशा को, अंगूठे के पास वाली उंगली चुंबकीय क्षेत्र की दिशा को, और बीच की उंगली धारा की दिशा को बताती है। बीच की उंगली धारा की दिशा को क्या करती है, धारा की दिशा को बताती है, जिसे फ्लेमिंग के बाएं हाथ का नियम कहते हैं। एक फिर रिपीट कर रहे हैं लास्ट बार। जब हम अपने बाएं हाथ को इस प्रकार फैलाएं कि अंगूठा और अंगूठे के पास वाली उंगली एक दूसरे के समांतर हो में। तब अंगूठा बल की दिशा को, अंगूठे के पास वाली उंगली चुंबकीय क्षेत्र की दिशा को, और बीच वाली उंगली धारा की दिशा को क्या करती है, बताती है, जिसे फ्लेमिंग के बाएं हाथ का नियम कहते हैं, ठीक है। ये वाला क्वेश्चन हो गया। अगले क्वेश्चन में बात करते हैं, दाहिने हाथ के अंगूठे का नियम को स्पष्ट कीजिए। दाहिने हाथ के अंगूठे यानी कि दाहिना हाथ है, सही है, बाएं का पढ़ लिया हमने। अब किसी बात करेंगे दाहिना हाथ, तो ये हमने दाहिना हाथ ले लिया। दाहिने हाथ के अंगूठे का नियम बताना है। तो ये मान लो कि ये तार है, और इस तार पर जो करंट जा रहा है, तो इस तार को अगर मैं ऐसे पकड़ूं, इस टाइप से, जैसे करंट जा रहा है, देखो ये मान लो कि ये करंट जा रहा है, ये क्या है बताओ, करंट है। तो हम विद्युत धारा ले जाने वाले तार को इस प्रकार, दो कैसे लिखाएगी परिभाषा तो कंडीशन देखो। हम विद्युत धारा ले जाने वाले तार को इस प्रकार पकड़ने की, अंगूठा धारा की दिशा को, और जो तार पर लिपटी हुई अंगुलियां हैं वो चुंबकीय क्षेत्र की दिशा को क्या करती है, बताती है, जिसे दाहिने हाथ के अंगूठे का नियम कहते हैं, ठीक है। याद हो गया, देखो
जब हम धारा ले जाने वाले तार को इस प्रकार पकड़ें कि अंगूठा धारा की दिशा को और अंगुलियां तार पर लिपटी हों, और अंगुली किसे बता मैं चुंबकीय क्षेत्र की दिशा को बताती हैं, तो उसे दाहिने हाथ के अंगूठे का नियम कहते हैं। अगले क्वेश्चन पर पहुंचते हैं। देखो अगले क्वेश्चन पर बात करते हैं। अगला क्वेश्चन देख रखा है, देखो उपभाग नंबर 2 उपभाग नंबर 2 पे आईयूपीएसी नाम लिख रहा है। सबसे पहले बताना आपको आईयूपीएसी नाम, कि आईयूपीएसी नाम कैसे निकलेगा। ठीक है, निम्नलिखित यौगिक का आईयूपीएसी नाम बताना है। ठीक है, तो चलो करते हैं शुरुआत आईयूपीएसी नाम की। आईयूपीएसी नेम, तो सिंपल सी बात है यार, आईयूपीएसी नाम निकालेंगे। सबसे पहले लिख रहा है नियोपेंटेन। देखो सबसे पहले लिख रखा है नियोपेंटेन, और पेंटेन का जो फार्मूला होता है बच्चे वो होता है C5H12। कितना होता है H12। ठीक है, न्यू पेंटेन का जो फार्मूला होता है C5H12। तो कार्बन रखो, कार्बन की कंडीशन रखो। देखो न्यू माने होता है सब तरह को कार्बन, इसके चारों तरफ कार्बन होने चाहिए। इसके चारों तरफ एक CH3 मैंने यहाँ मान लिया, एक CH3 हमने यहाँ मान लिया, एक CH3 हमने यहाँ मान लिया, और एक CH3 हमने यहाँ मान लिया। तो निम्नलिखित यौगिक का आईयूपीएसी नाम लिखिए। अब ये आईयूपीएसी नाम तो लिखा हुआ ही है, उसका संरचना बताना है। हमने इसकी संरचना बना दी, देखो हमने इसकी कर दी संरचना बना दी। अगले क्वेश्चन पर पहुंचते हैं। क्वेश्चन नंबर कौन सा हो गया, ये क्या हो गया। अब पहुंचते हैं खे पर कह रहे हैं द्वितीय ब्यूटिल एल्कोहल। तो यहाँ लिख रखा है द्वितीयक ब्यूटिल एल्कोहल, तो ब्यूटिल माने होता है, ब्यूटिल माने 4 कार्बन होंगे, ब्यूटिल। सही है, तो ब्यूटिल का जो फार्मूला होता है ब्यूटिल, तो ब्यूटिल का फार्मूला होता है C4H8। ठीक है, H8 नहीं H10 होता है, सॉरी H8 नहीं होता है, H10 होता है, C4H10। तो हम रखेंगे CH3 और CH और CH3, और यहाँ आ गया CH3। ठीक है, 3 3 9, H कितना होगा 3 3 और कितना हो गए 10 हो गए। तो द्वितीय ब्यूटिल अल्कोहल को हमें जो है इस प्रकार से बनाना है। इसी प्रकार हम बात करेंगे गै पर, किसकी बात करेंगे, गै पर बात करेंगे। ट्राइक्लोरो एसिटिक एसिड, तो हम लिखेंगे, देखो ट्राइक्लोरो एसिटिक एसिड। तो एसिटिक अम्ल का फार्मूला होता है CH3COOH, लेकिन हमें 3 क्लोरो बनाने हैं। क्या बनाने हैं, हमें 3 क्लोरो बनाने हैं। तो हम इस फार्मूले को देखो इस टाइप से पुट कर देंगे। इस फार्मूले को देखो हम यहाँ पे एक Cl यहाँ लगा देंगे, एक Cl हम यहाँ लगा देंगे, और एक Cl हम यहाँ लगा देंगे। तो 1 2, तो ट्राइक्लोरो एसिटिक एसिड का संरचना कैसे बन जाएगी, इस प्रकार बन जाएगी। ट्राइक्लोरो एसिड की संरचना जो बन जाएगी वो इस प्रकार बन जाएगी। अगले क्वेश्चन पहुंचते हैं एसिटिलीन का जो फार्मूला होता है, हम पहुंचते हैं घे पर। एसिटिलीन का जो फार्मूला होता है एसिटिलीन का फार्मूला होता है मेरे भाई C2H4। चित्र की जहां बात करेंगे ऐसा बन जाएगा CH3 ये। ठीक है, बस। तो क्वेश्चन क्या रहा है, आईयूपीएसी नाम नहीं बोल रहा, क्वेश्चन क्या रहा है कि आईयूपीएसी नाम दे रखे हैं, उनकी क्या बनानी है, हमें संरचना बनानी है। ठीक है, आईयूपीएसी नाम दे रखे हैं, ये आईयूपीएसी नाम दे रखे हैं, और इनकी क्या बनानी है, हमें संरचना बनानी है। ठीक है, अगले क्वेश्चन में पहुंचते हैं बच्चे। देखो अगले क्वेश्चन में बात करते हैं, देखो इसको मिटाते हैं, अगले क्वेश्चन में बात करते हैं। यहाँ पे सबको रफ करते हैं। कह रहा है अगला क्वेश्चन कह रहा है समजातीय श्रेणी किसे कहते हैं, समझाइए। समजातीय श्रेणी, यार हट जा भाई। देखो समजातीय श्रेणी किसे कहते हैं और इसकी विशेषता बताओ। तो समजातीय श्रेणी मैंने आपको बहुत अच्छे से पढ़ाया था क्लास के अंदर। देखो अभी मैं आपको रिपीट कर रहा हूँ। समजातीय श्रेणी, समजाति यानी कि समान जाति वाले होंगे। तो समजाति की हम बात करेंगे कि जब ऐसी श्रेणी, ऐसी कार्बन की श्रेणी जिसके अंदर क्रियात्मक समूह कैसे होते हैं, समान होते हैं, और जिसमें CH2 का क्या होता है, अंतर होता है, उसको समजातीय श्रेणी कहते हैं। समजातीय श्रेणी की अगर बात करें, विशेषता की अगर हम बात करें, तो नंबर 1 पर होता है समजातीय श्रेणी के अंदर CH2 का अंतर होता है। समजातीय श्रेणी के अंदर दो क्रियात्मक समूह, 2 मोलिकुलर फार्मूले के अंदर 14 अणुभार का अंतर होता है। नंबर 3, समजातीय श्रेणी में एक समान क्रियात्मक समूह होता है। और नंबर 4 अगर हम बात करें, समजातीय श्रेणी में अणुभार को जो रखते हैं हम 14 के अंतर में रखा जाता है। ठीक है, अगले क्वेश्चन में बात करते हैं क्या होता है जब केवल रासायनिक समीकरण दीजिए। क्या होता है जब केवल रासायनिक समीकरण हमें क्या करनी है, हमें देनी है। देखो
क्या होता है जब केवल रासायनिक समीकरण हमें देनी है। क्या होता है जब केवल रासायनिक समीकरण लिखिए, सही है। पहला सवाल लिख रखा, देखो पहला जो सवाल लिख रखा वो लिख रहा है चूने के पानी को, चूने के पानी में देर तक CO2 गैस प्रभावित करते हैं तो क्या बनता है। तो चूने का जो पानी होता है उसका फार्मूला होता है CaO। क्या होता है फार्मूला, देखो मार्कर चेंज कर रहे हैं यहाँ पे, क्या फार्मूला होता है देखो, चूने के पानी का जो फार्मूला होता है बच्चे वो होता है, देखो नंबर 1 पे वो होता है CaO। ये चूने के पानी का फार्मूला होता है CaO। और दूसरी अगर हम बात करें तो बुझे हुए चूने का फार्मूला होता है CaOH का होल ट्वाइस, CaOH का होल ट्वाइस। ये चूने का पानी का फार्मूला होता है, ये बुझे हुए चूने का फार्मूला होता है। इसके अभिक्रिया किससे कर रहे हैं, चूने के पानी की अभिक्रिया किससे कर रहे हैं, CO2 से। किससे कर रहे हैं, CO2 से कर रहे हैं। साथ में देखो, साथ में क्या बनेगा, तो क्या बना, तो क्या प्राप्त होता है, चूने के पानी की अभिक्रिया कार्बन डाइऑक्साइड से करते हैं तो कैल्शियम कार्बोनेट बनता है। क्या बनता है, कैल्शियम कार्बोनेट। एक कार्बन और इसके अंदर डाल दो, क्या बन जाएगा, कैल्शियम कार्बोनेट बन जाएगा। साथ में अगर हम अगली बात करेंगे, देखो अगले उस पर अगर हम बात करेंगे, बुझे हुए चूने की अभिक्रिया, बुझे हुए चूने की अभिक्रिया सूक्ष्म Cl2 से करेंगे। किससे करेंगे, Cl2 से करेंगे तो क्या प्राप्त होगा, तो देखना हमें क्या प्राप्त होगा। तो ये कैल्शियम ब्लीचिंग पाउडर की बनाने की विधि का समीकरण है। ये ब्लीचिंग पाउडर की बनाने की विधि का समीकरण है। ब्लीचिंग पाउडर का फार्मूला होता है CaOCl2 और साथ में बनेगा देखो H2O। क्या बनेगा, H2O बनेगा। तो ब्लीचिंग पाउडर की बनाने का समीकरण जो होता है वो होता है, जब बुझे चूने की अभिक्रिया क्लोरीन से करते हैं तो ब्लीचिंग पाउडर बनता है जिसका फार्मूला CaOCl2, साथ में क्या बनता है, H2O बनता है। अगली बात करते हैं नंबर 3 पर। नंबर 3 पर अगर हम बात करेंगे, जिप्सम को गर्म करते हैं तो किससे गर्म करते हैं, जिप्सम को। तो जिप्सम का फार्मूला होता है CaSO4 × 2H2O, साथ में CaSO4 1/2 और H2O और प्लस क्या बनता है, 3/2 H2O बनता है। क्या बनता है, 3/2 H2O बनता है। ठीक है। तो जिप्सम की अभिक्रिया, जब जिप्सम को 373 केल्विन पर गर्म करते हैं तो क्या बनता है, प्लास्टर ऑफ पेरिस बनता है जिसको हम POP बोलते हैं। कहीं फिर पूछा गया क्वेश्चन, ये अगले क्वेश्चन पर जाते हैं, क्वेश्चन नंबर 4 पर आते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 पे करा सोडियम धातु की अभिक्रिया, सोडियम Na की अभिक्रिया किससे कर रहे हैं, जल से करते हैं, HOH से करते हैं तो बनता है NOH बनता है। और साथ में क्या बनता है, H2O। क्या बनता है, H2O। 2 से गुणा मार लेंगे, ठीक है। तो 2 से गुणा हम यहाँ मार देंगे और साथ में 2 से गुणा हम यहाँ मार लेंगे, बात खत्म, ठीक है। तो सोडियम की अभिक्रिया जल से करते हैं तो क्या बनता है, सोडियम ऑक्साइड बनता है और साथ में क्या बनता है, हाइड्रोजन गैस बनती है। अगले क्वेश्चन पर पहुंचते हैं। देखो आधा वाला क्वेश्चन को छोड़ दो, अगले से पहुंचते हैं। परिवार नियोजन से आप क्या समझते हैं, परिवार नियोजन की किन्हीं 2 विधियों का नाम लिखो। तो मैंने आपको बताया था कि उपभाग नंबर 3 में बायोलॉजी स्टार्ट होती है, तो बायोलॉजी 2 मैंने यहाँ पर टाइपिंग कर रखी है बायोलॉजी की। तो परिवार नियोजन से आप क्या समझते हैं, परिवार नियोजन की किन्हीं 2 विधि का नाम लिखो। तो परिवार नियोजन जो होता है, परिवार को सीमित रखना, जिसमें गर्भ निरोधक गोलियां का इस्तेमाल किया जाता है, जिसमें परिवार को सीमित मात्रा में रखना होता है, जिसे परिवार नियोजन कहते हैं। देखो यहाँ पर लिख रखा है, देखो परिवार नियोजन, देखो पूरा सही कर दिखा रहे हैं, देखो आपको देखो कंडीशन। परिवार नियोजन का मतलब है गर्भधारण को नियंत्रित करना, गर्भ निरोधक गोलियों का इस्तेमाल करना, साथ ही बच्चों की संख्या को सीमित करना ही परिवार नियोजन के अंतर्गत आता है, ठीक है। परिवार नियोजन यानी कि जिसमें गर्भ निरोधक गोलियों का इस्तेमाल करना होता है और गर्भधारण को नियंत्रित करना होता है, साथ ही बच्चों की संख्या को क्या करना होता है, सीमित करना होता है, इसे परिवार नियोजन कहते हैं। इसमें गर्भधारण की संख्या और अंतराल को नियंत्रित करने के लिए कई तरीके अपनाए जाते हैं, ठीक है। परिवार नियोजन की कुछ विधियां हैं, गर्भ निरोधक गोलियां, महिलाओं और पुरुषों को नसबंदी, इंजेक्शन, पुरुष और महिला के कंडोम, आपातकालीन गर्भ निरोधक आदि का प्रयोग किया जाता है। ये तो इनके प्रयोग के द्वारा जो है हम जो है परिवार को सीमित कर सकते हैं, ठीक है। अगला क्वेश्चन में पहुंचते, देखो अगले क्वेश्चन में बात कर रहा है वो, अगले क्वेश्चन में देखो पीछे पहुंचते हैं, उसमें बात कर रहा है वो लिंग सैलन रोग क्या है। लिंग सैलन रोग क्या है कि 2 लिंग सैलन रोग के नाम लिखो।
लिंग सैलन रोग क्या है, किन्हीं 2 लिंग सैलन रोग के नाम लिखने हैं। तो देखो शुरुआत करते हैं, देखो आगे लिख रखा है, देखो लिंग सैलन रोग वे रोग होते हैं जिनमें जीन लिंग गुणसूत्र पर पाए जाते हैं। लिंग सैलन रोग के कुछ उदाहरण वर्णात्मकता, हीमोफीलिया और बेरीबेरी और टायलोरिसिस। लिंग सैलन लक्षणों की तीसरा समूह में लिंग सैलन लक्षणों को 3 समूह में बांटा गया है, एक्स सैलन लक्षण और वाई सैलन लक्षण, और साथ में लिख रखा है हमारे पास एक्स वाई सैलन लक्षण। तो ये वाला जो टॉपिक है, ये जो टॉपिक है, ये टॉपिक इंटर में है, ये 10th क्लास के अंदर टॉपिक नहीं है, तो इसलिए जो है मैं इसको छोड़कर चल रहा हूँ। ठीक है, अगले क्वेश्चन में बात करते हैं। देखो अगले क्वेश्चन में बात करते हैं, प्रकाश संश्लेषण का एक विवरण बताना है आपको। प्रकाश संश्लेषण क्या होता है इसके बारे में आपको बताना है। ठीक है, तो देखो यहाँ पे लिख रखा है प्रकाश संश्लेषण के बारे में। देखो ये हम आपको, देखो यहाँ पे मैंने यहाँ पे लिख रखा है प्रकाश संश्लेषण के बारे में। प्रकाश संश्लेषण एक वह प्रक्रिया है जिसमें सूर्य की रोशनी से पौधे कार्बन डाइऑक्साइड और पानी से ग्लूकोज और ऑक्सीजन बनाते हैं। इस प्रक्रिया में प्रकाश ऊर्जा रासायनिक ऊर्जा में क्या होती है, देखो रासायनिक ऊर्जा में बदल जाती है। प्रकाश संश्लेषण के जरिए बने ग्लूकोज का इस्तेमाल पौधे अपने भोजन के रूप में करते हैं। पिछले वाले प्रीवियस पेपर में भी, प्रीवियस क्लास के अंदर भी मैंने आपको ये पढ़ाया था, और फिर दूसरा के हाँ आपके सामने ये आ गया है। देखो तो प्रकाश संश्लेषण क्या होता है, जब कार्बन डाइऑक्साइड की अभिक्रिया जल के साथ में सूर्य का प्रकाश, साथ में क्या है सूर्य का प्रकाश, इसके साथ बनेगा हमारा क्लोरोफिल। क्या बनेगा, इसके साथ बनेगा क्लोरोफिल प्लस क्लोरोफिल को हम बोलते हैं पड़हरित। क्या बोलते हैं, पड़हरित बोलते हैं। तो बनेगा C6H12 और O6 प्लस क्या बनेगा क्या बोलते हैं ऑक्सीजन गैस, साथ में बनेगा हमारे पास ऊर्जा, और प्लस साथ में बनेगा हमारे पास क्या प्रकाश। क्या बनेगा, साथ में बनेगा प्रकाश। तो प्रकाश संश्लेषण क्या है, रिएक्शन कंप्लीट की बात करेंगे, 600 गुणा यहाँ मार देंगे, 600 गुणा यहाँ मार देंगे, और 600 गुणा हम यहाँ मार देंगे। ठीक है, ये जो बना, ये क्या बना बताओ, ये बना है कार्बोहाइड्रेट, और कार्बोहाइड्रेट की अगर हम बात करेंगे साथ में ये क्या बना है, ये बनी है ऑक्सीजन गैस। क्या बनी है, ये बनी है ऑक्सीजन गैस। ठीक है, तो सीधी सी बात है, पढ़ो देखो, सिंपल सी बात है। प्रकाश संश्लेषण किसे कहते हैं, पेड़ पौधे स्वपोषी होते हैं जो सूर्य के प्रकाश में अपना भोजन बनाते हैं। पेड़ पौधे कार्बन डाइऑक्साइड, जल और सूर्य के प्रकाश के द्वारा अपने अंदर क्लोरोफिल बनाते हैं, जिससे कार्बोहाइड्रेट और क्या बनता है ऑक्सीजन गैस बनती है। ठीक है, अगले क्वेश्चन में पूछते हैं। देखो अगले क्वेश्चन पर क्वेश्चन क्या रहा है, देखो ये वाला क्वेश्चन हो गया, ये भी हो गया, ये भी हो गया। क्वेश्चन नंबर 11 यानी कि अंतिम क्वेश्चन, लास्ट क्वेश्चन है देखो आपके पेपर का। मानव के मादा जनन तंत्र का सचित्र वर्णन करना है आपको, या आपका मटर के पौधे की बात करना। तो मटर के पौधे हम नहीं करा रहे क्वेश्चन, हम सिर्फ मादा के जनन प्रश्न करा रहे हैं। ठीक है, तो एक आपको सामने कोई एक ऐसी वीडियो लेकर आएंगे जिसमें आपको मटर के पौधे सब बता दिया जाएगा कि मटर के पौधा मेंडल ने जो मटर के पौधे पर जो एक्सपेरिमेंट किया था वो क्या एक्सपेरिमेंट था। साथ ही एक आधा वीडियो हम आपके सामने मानव के मादा जनन तंत्र के लेकर आएंगे। ठीक है, तो शुरुआत करते हैं। देखो ये वाला क्वेश्चन का देखते हैं, मानव के मादा जनन तंत्र का वर्णन करना है। तो यहाँ पे लिख रखा है, देखो प्रश्न नंबर 11 का उत्तर, मानव मादा जनन तंत्र में कई भाग होते हैं, जैसे कि नंबर 1 पे लिख रखा है अंडाशय। अंडाशय का होता है, देखो ये अंडाशय होता है, इसके अंदर देखो ये कोशिकाएं होती हैं और ये अंडा बनकर आता है, यहाँ पर ये अंडाशय होता है। तो नंबर 1 पर जो होता है मानव मादा जनन तंत्र में नंबर 1 पर जो होता है वो होता है अंडाशय। नंबर 2 पर होता है फलोपियन नलिका, जिसको बोलते हैं अंडवाहिनियां, जिसको हम अंडवाहिनी बोलते हैं, अंडवाहिनियां भी हम जिसको बोलते हैं। ठीक है, और नंबर 3 पर होता है गर्भाशय, यानी कि ये क्या होता है गर्भाशय, जहां पर बच्चे का निर्माण होता है, जहां पर बच्चा क्या होता है देखो निर्माण होता है। फिर लिख रखा है योनि, तो योनि वाला पार्ट देखो ये हैगा। सबसे पहले पढ़ते हैं हम, देखो मादा जनन तंत्र के सचित्र वर्णन करना है। सबसे पहले पढ़ना, मादा जनन तंत्र में एक जोड़ी अंडाशय होते हैं। सही है, अंडाशय की बात करेंगे तो मादा के अंदर, मादा यानी कि फीमेल के अंदर एक जोड़ी क्या होते हैं अंडाशय होते हैं, एक जोड़ी होते हैं अंडाशय। ठीक है, जिसमें अंडा बनता है। ये उदर गुहा के निचले हिस्से में होते हैं। तो उदर गुहा, यहाँ पर उदर गुहा होती है, उसके कहाँ होते हैं बताओ, निचले हिस्से में होते हैं। दूसरी बात करेंगे, अंडाशय से निकलने वाले अंडे को गर्भाशय तक ले जाने का काम
गर्भनलियाँ या डिम वाहिनियाँ करती हैं। यानी कि इस अंडे को अंडाशय से निकलने के बाद सही है निषेचन के लिए ले जाने के लिए कौन कार्य करती है, तो हम कह लेंगे फलोपियन नलिका कार्य करती है। फिर अगली बात करेंगे हमारे पास गर्भाशय एक खोखला अंग होता है, यानी कि गर्भाशय ये क्या है, देखो ये पूरा क्या है, गर्भाशय। गर्भाशय एक खोखला अंग होता है जिसका आकार नाशपाती जैसा होता है। गर्भाशय की दीवार 3 परतों से बनी होती है। गर्भाशय दीवार कितने परतों से बनी होती है, 3 परतों से। एक परत यहाँ होगी, एक यहाँ पर, एक यहाँ पर। अगले क्वेश्चन की बात देखो, अगले बात करते हैं। गर्भाशय जुड़ी हुई एक गर्भाशय से जुड़ी हुई योनि एक नलिका कार संरचना होती है। योनि का ऊपरी हिस्सा चौड़ा होता है और गर्भाशय ग्रीवा को घेरे हुए होता है। योनि के आगे का हिस्सा भग कहलाता है। योनि के आगे का हिस्सा क्या कहलाता है, देखो ये वाला हिस्सा क्या कहलाएगा, भग कहलाएगा। और ये वाला हिस्सा जो होता है ये चौड़ा होता है। कहाँ होता है, चौड़ा होता है। और ये पूरा जो भाग हो गया ये क्या बताओ, ये योनि है, ठीक है। और ये वाला भाग कौन सा हो गया, गर्भाशय हो गया, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही, क्योंकि अब लास्ट क्वेश्चन हो गया। क्वेश्चन नंबर देखो 11 होगा, यानी 11 क्वेश्चन आपके पेपर में आते हैं। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं आपको नए मॉडल पेपर के साथ, पेपर नंबर 4, ठीक है।